नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FYGP सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 है, ये किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? तो रांची यूनिवर्सिटी, SKMU और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मतलब तीनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। तो चलते हम लोग यहाँ पर देखते हैं इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9। देखिए, जो भी स्टूडेंट अभी SKMU सेमेस्टर 5 में है, एग्ज़ाम चल रहा है, तो SKMU यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रांची यूनिवर्सिटी के लिए भी है और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के लिए भी है। देखिए यहाँ पर आप लोग मेजर पेपर 9 में इस बार आप लोगों को स्टैटिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन पढ़ना है। मतलब सांख्यिकी क्या होता है, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, इन्हीं सभी को यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेबस देख लेते हैं इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 का। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। यूनिट 1 में आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स पढ़ना है, मतलब सांख्यिकी का परिचय पढ़ना है। इसमें पहला आपका यहाँ पर दिया हुआ है डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। मतलब जो स्टैटिक्स होता है, सांख्यिकी होता है, इसका परिभाषा क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसको पढ़ना है। यहाँ पर आगे आपका दिया हुआ टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, इन सभी को पढ़ना है। सेकेंड यूनिट देखिएगा तो आप लोगों को यूनिवेरिएट पढ़ना है, ठीक है। मतलब एक तरह से चर पढ़ना है, एक चर क्या होता है इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति का जो होता है माप, जिसमें आपका हो गया गणित, अंकगणितीय माध्य और भी बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी को आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। थर्ड यूनिट आप लोग देखिए, थर्ड यूनिट में आप लोगों को वेरिएट एनालिसिस पढ़ना है। जैसे मतलब द्विचर विश्लेषण क्या होता है, इसको पढ़ना है। कोलेरेशन क्या होता है, ठीक है, सहसंबंध क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कार्ल पियर्सन और जो स्पेयरमैन है, ठीक है, इनका रैंक कोलेरेशन पढ़ना है। तो इसको देख लेना है। यहाँ पर दिया गया फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर। मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसको समय श्रृंखला और जो मतलब सूचक वाला नंबर होता है, ठीक है, इंडेक्स नंबर होता है, इसको पढ़ना है। तो इसको देख लीजिएगा। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, हम लोग यहाँ पर जो भी प्रश्न अभी देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप में देखेंगे, बाकी मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर बनेगा डिफाइन स्टैटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। मतलब स्टैटिक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा देना है, साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस आपको बताना है, महत्व को बताना है। तो चलते हम लोग देख लेते हैं। एकदम क्वेश्चन भिड़ेगा, सभी को पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पर सांख्यिकी तथ्यों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या करने की विधा है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह जटिल आंकड़ों को सरल और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करता है। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सांख्यिकी होता है, जो आंकड़ा होता है, यह क्या करता है, मतलब एक तरह से तथ्यों को संग्रहित करता है, वर्गीकृत करता है, प्रस्तुतिकरण करता है, विश्लेषण करता है और व्याख्या करने का काम करता है। जो सांख्यिकी होता है, आंकड़ा होता है, इससे जटिल समस्याओं को भी सुलझा जा सकता है। मतलब यह आंकड़ों को सरल और समझने योग्य बनाता है, ठीक है। बस पढ़ लेना, एक बार एग्जाम में आएगा तो लिख लीजिएगा। देखिए, आगे आपके यहाँ पर दिया गया है नीति निर्माण, आर्थिक योजना, व्यापारिक निर्णय और शोध कार्यों में सांख्यिकी की भूमिका अहम होती है। उदाहरण के लिए जनगणना के आंकड़ों से सरकार योजनाएं बनाती है। इस प्रकार सांख्यिकी आधुनिक जीवन का अनिवार्य अंग है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सांख्यिकी होता है, सांख्यिकी हमारे जितने भी नीति निर्माण होते हैं, आर्थिक योजना होता है, सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, सभी में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए जनगणना के आधार पर हम लोग पता करते हैं कि किस क्षेत्र में कितने बच्चे हैं, कितने युवाएं हैं, कितना बेरोजगार है, सभी को हम लोग आंकड़ा के माध्यम से देखते हैं और उसी के हिसाब से जो सरकार होती है योजनाएं बनाती है और उसका संचालन करती है। तो जो सांख्यिकी होता है, इसका हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही महत्व है, ठीक है। इसी तरह से आपको पढ़ लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, डिफाइन स्टैटिक्स एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस, सांख्यिकी की परिभाषा और महत्व था। पढ़ लेना एक बार अपने से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डाटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आंकड़ा के प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों पर चर्चा करें। देखिए, यहाँ पर जो डाटा होता है, जो आंकड़ा होता है, यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि आंकड़ा किसे बोला जाता है, प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, सारा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग आंकड़ा समझ लेते हैं। आंकड़ा कहने का मतलब है कोई भी जानकारी को संख्या के माध्यम से व्यक्त करने की प्रक्रिया आंकड़ा कहलाता है। बहुत सारे ऐसी जानकारी होता है जिसको हम लोग संख्या के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। जो आंकड़ा होता है दो तरह के होते हैं। प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, व्यक्ति के द्वारा सीधे तौर पर इसको मतलब इकट्ठा किया जाता है। यदि प्राथमिक आंकड़ा आपको प्राप्त करना है तो आपको सर्वेक्षण करना पड़ेगा, मतलब स्वयं जाकर आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या कितनी है, ठीक है। मतलब क्या चीज़ कितना है, सारा आपको अपने से पता करना पड़ेगा। तो प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, व्यक्तिगत आंकड़ा होता है, मतलब व्यक्ति इसको अपने से प्राप्त करता है,
ठीक है, मतलब इसमें पूछताछ करता है कि आपके घर में कितना आदमी है, कितने लोग रहते हैं, ठीक है, और सर्वेक्षण हो गया। इन सभी सर्वेक्षण के माध्यम से प्राथमिक आंकड़ा इकट्ठा किए जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है। द्वितीयक आंकड़ा पहले से एकत्रित होता है, मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्राथमिक आंकड़ा होता है, जो आदमी पहले से एकत्रित करके रखता है, वही उसका जब दोबारा उपयोग होता है तो वह द्वितीयक आंकड़ा होता है। द्वितीयक आंकड़ा को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से मतलब प्रयोग में ला सकते हैं, टीवी के द्वारा हम लोग ला सकते हैं, मोबाइल हो गया, किताब हो गया, पुस्तकालय हो गया, इन सभी में पहले से आंकड़ा एकत्रित होता है जिसका प्रयोग हम लोग तुरंत कर सकते हैं। तो यह द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो द्वितीयक आंकड़ा पहले से संकलित और प्रकाशित होते हैं, जैसे सरकारी रिपोर्ट, जनगणना। जनगणना आप लोग तुरंत नहीं कर पाइएगा, जनगणना वाला पहले से इकट्ठा होता है, लोग जाकर के घर घर जाकर के पता करते हैं, ठीक है, और उसको एक नोटबुक में तैयार करते हैं कि इतने जनसंख्या है, इतना लोग रहते हैं, और जब हम लोगों को काम लगता है तो इसका हम लोग तुरंत से प्रयोग कर सकते हैं। तो जब पहले से एकत्रित आंकड़ा होता है और उसका प्रयोग किया जाता है तो द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, प्राथमिक डेटा अधिक विश्वसनीय परंतु महंगा होता है। प्राथमिक जो आंकड़ा होता है विश्वसनीय होता है, लेकिन क्या होता है, यह महंगा पड़ सकता है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है द्वितीयक आंकड़ा, द्वितीयक जो डेटा होता है सस्ता उपलब्ध हो जाता है, परंतु कभी कभी इसमें मतलब थोड़ा सा गलत या अशुद्धियाँ होता है। द्वितीयक आंकड़ा आपको तुरंत मिल जाएगा, मोबाइल में सर्च करिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए यहाँ पर इसका द्वितीयक आंकड़ा का एक उदाहरण देते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसका तो आप लोग तुरंत पता नहीं कर पाइएगा, नाप नहीं पाइएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसको पता नहीं कर पाइएगा। लेकिन यदि आप लोग चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 32.8 लाख, किसी किताब से देख सकते हैं, मोबाइल से देख सकते हैं। तो जो ये आंकड़ा हम लोगों को मिला यह द्वितीयक आंकड़ा है, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे हमारा दिया गया है शोध और विश्लेषण दोनों में महत्व है। जो प्राथमिक आंकड़ा होता है, द्वितीयक आंकड़ा होता है, शोध और विश्लेषण दोनों में क्या है, इसका बहुत ही महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला आपका यहाँ पर दिया गया व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। अंकगणितीय माध्य क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अंकगणितीय माध्य वह मान है जो सभी आंकड़ों का औसत दर्शाता है। अंकगणितीय माध्य मतलब क्या होता है, जो भी प्रश्न होते हैं, प्रश्नों को हम लोग एक बार में जोड़ देते हैं और प्रश्नों की संख्या नीचे में लिख देते हैं, यही क्या कहलाता है, अंकगणितीय माध्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए 1 2 3 4, इसका अंकगणितीय माध्य निकालें तो हम लोग क्या कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे और नीचे में संख्या से भाग दे देंगे, 1 2 3 4, जितना संख्या रहेगा उतना नीचे से भाग देंगे, यही हमारा क्या कहलाएगा, अंकगणितीय माध्य कहलाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे आपके यहाँ पर दिया गया है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे लोकप्रिय माप है, सभी आंकड़ों को सम्मिलित करता है परंतु चरम मानों से यह मतलब यह प्रभावित होता है। तो यह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक लोकप्रिय मान है, मतलब जो भी आंकड़े होते हैं इसमें सभी में सम्मिलित इसको किया जाता है, इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे आपके यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। प्रसरण के परिसीमित मापों की व्याख्या करें। प्रसरण के परिसीमित माप क्या होता है, इसको देखना है। तो चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है प्रसरण आंकड़ों के फैलाव को दर्शाता है, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट मेजर्स मतलब इसको कैसे मापा जा सकता है। तो पहले रेंज हो जाएगा, परास हो जाएगा, अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर, मतलब जो परिसर होता है प्रसरण का ही मतलब एक प्रकार से रूप होता है, इसका रेंज होता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, यही हमारा क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, परास कहलाता है। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है क्वार्टियल डेविएशन, तो क्वार्टियल डेविएशन होता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया हुआ है मीन डेविएशन, औसत से विचलन का औसत निकाला जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब जो प्रसरण है ये सभी इतने प्रकार के होते हैं, इसको जो प्रसरण होता है पहले रेंज से माप सकते हैं, क्वार्टियल डेविएशन से माप सकते हैं, मीन डेविएशन से माप सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से माप सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको अपने से देख लेना है कि प्रसरण क्या होता है, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। ये आंकड़ों के फैलाव का परिणाम बताते हैं। आगे लिखा हुआ है, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है डिफाइन कोरिलेशन, सहसंबंध की परिभाषा क्या। फिर से देखिए क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है डिफाइन कोरिलेशन, मतलब सहसंबंध क्या होता है इसको बताना है। तो चलते हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है सहसंबंध 2 या 2 से अधिक चर के बीच संबंध की तीव्रता और दिशा को दर्शाता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सहसंबंध क्या करता है, किसी भी जो होता है सहसंबंध 2 या 2 से अधिक चर के संबंध की तीव्रता और दिशा को दर्शाता है। यह धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और शून्य मतलब कोई कोरिलेशन, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक, ऋणात्मक और नेक्स्ट शून्य।
ठीक है, देख लेना है, पढ़ लेना अपने से। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है कार्ल पियर्सन मेथड और स्पेयरमैन रैंक मेथड प्रमुख प्रकार के हैं। सहसंबंध का उपयोग अर्थशास्त्र, व्यापार और अनुसंधान में किया जाता है। यहाँ जो भी लिखा हुआ अपने से आपको पढ़ना कि सहसंबंध क्या होता है, ठीक है, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपका यहाँ पर दिया गया व्हाट इज रिग्रेशन, प्रतिगमन क्या है, इसको लिखना है। तो देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट नज़र में जल्दी से। प्रतिगमन दो या दो से अधिक चरों के बीच कार्यात्मक संबंध का अध्ययन है। यह अनुमान लगाने में सहायक है कि एक चर के परिवर्तन से दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है लिस्ट स्क्वायर मेथड द्वारा रेखा खींची जाती है, उदाहरण के लिए आय और उपभोग का संबंध, तो पढ़ लेना है। ठीक है, प्रतिगमन आय और उपभोग के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब प्रसरण गुणांक क्या होता है, इसको बताना है। देखिए ये सारा मैथ वाला दिया हुआ है, तो मैथ को तो हम लोग बता नहीं सकते हैं जब तक आप लोग मतलब अनुभव नहीं करिएगा, इसको प्रैक्टिस नहीं करिएगा, नहीं समझ में आएगा। तो प्रसरण गुणांक क्या होता है, इसको लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए आप लोग यहाँ पर प्रसरण गुणांक CV बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन भाग मीन बटा गुना में 100, तो इसको देखना है कि कैसे होता है। ठीक है, यह आंकड़ों के सापेक्ष प्रसरण का माप है, विभिन्न समूहों की स्थिरता की तुलना करने में उपयोगी होता है, मीन से स्वतंत्र होने के कारण अधिक विश्वसनीय होता है, तो देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया व्हाट इज इंडेक्स नंबर, सूचकांक संख्या क्या होता है, इसको बताना है। तो चलते हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सूचकांक संख्या एक सांख्यिकीय उपकरण है जो समय, स्थान या वस्तुओं में परिवर्तन की तीव्रता और दिशा बताती है। यदि आप लोग सूचकांक का प्रकार देखिएगा तो मूल्य सूचकांक, मात्रा सूचकांक, भारित सूचकांक 3 प्रकार के होते हैं। उदाहरण देखिएगा तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, ये क्या है, इंडेक्स सूचकांक के प्रकार है या फिर उदाहरण है। ठीक है, आगे दिया हुआ यह आर्थिक विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है, तो देख लेना जो भी दिया हुआ है सारा पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ डिफाइन टाइम सीरीज, समय श्रेणी की परिभाषा दीजिए। समय श्रेणी क्या होता है एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है समय श्रेणी ऐसी आंकड़ा है जो समय के क्रम में व्यवस्थित हो, उदाहरण के लिए वार्षिक उत्पादन, मासिक वर्षा, दैनिक बिक्री आदि, तो देख लेना समय श्रेणी क्या होता है। नेक्स्ट आगे आपके यहाँ पर दिया गया है इसके 4 अवयव होते हैं, परिवर्ती, ऋतुपरक, चक्रीय और अनियमित परिवर्तन। इसका विश्लेषण भविष्यवाणी और योजना बनाने में सहायक होता है, देख लेना और पढ़ लेना है। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेन लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व मतलब लॉरेंज वक्र क्या होता है, इसको बताना है। तो चलते हैं देख लेते हैं। लॉरेंज वक्र असमानता का ग्राफिक निरूपण है। इसमें संचय प्रतिशत आय और संचय प्रतिशत जनसंख्या दर्शाए जाते हैं। यदि वक्र विकर्ण रेखा से अधिक दूर है तो असमानता अधिक है। आय और संपत्ति के वितरण का अध्ययन करने में ये उपयोगी होता है, पढ़ लेना है लॉरेंज वक्र क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्वेश्चन को नोट कर लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, और अपने से पढ़िएगा, सर्च करके पढ़िए, यूट्यूब से देख करके पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बता दे रहे हैं क्योंकि सभी का सब सब्जेक्ट नहीं होता है। जो सब्जेक्ट होता है मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं सबका सब्जेक्ट थोड़े होता है, कोई भी कुछ नहीं पढ़ा सकता है, सबका अपना अपना सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ डिफाइन स्टैटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। सांख्यिकी की परिभाषा, क्षेत्र और महत्व की व्याख्या कीजिए। सांख्यिकी क्या होता है, इसका महत्व और क्षेत्र को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है डिस्कस वेरिएशन मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। आंकड़े संकलन की विभिन्न विधियों पर चर्चा करें। आंकड़ा कैसे संकलित किया जाता है, इसके कौन कौन से विधि होते हैं, इसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आंकड़े संग्रहण सांख्यिकी का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, तो यहाँ लिख लेना है और अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेन डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन विथ देयर सिग्निफिकेशन। प्रसरण के विभिन्न मापों एवं उनकी महत्व की व्याख्या करना है। प्रसरण क्या होता है, इसके कौन कौन से माप है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसको लिख लेना है। ठीक, देखिए आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है डिस्कस कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक पर चर्चा करें। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक पर क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, देखिए अगला आपका
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन रिग्रेशन एंड इट्स यूजेज। प्रतिगमन और उसके उपयोग की व्याख्या कीजिए। प्रतिगमन क्या होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। निर्धारक गुणांक की व्याख्या कीजिए। निर्धारक गुणांक क्या होता है, इसको पढ़ना है। ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं क्योंकि बता तो नहीं पाएंगे यार, क्या करें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, एक्सप्लेन टाइम सीरीज एंड एनालिसिस एंड इट्स कंपोनेंट्स। समय श्रेणी विश्लेषण और इसके अवयवों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन टाइम सीरीज और इसका क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, इसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, डिफाइन इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। सूचकांक संख्या की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकार को समझाइए। सूचकांक संख्या की परिभाषा लिखना है और इसका मतलब क्या क्या महत्व है, इसको लिख देना है। ठीक है, प्रकार बता देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सूचकांक संख्याओं के निर्माण की विधियों का वर्णन करें। सूचकांक संख्याओं के निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसके विधि को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज लॉरेंज कर्व, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेशन इन इकोनॉमिक एनालिसिस। लॉरेंज वक्र क्या है, आर्थिक विश्लेषण में इसके महत्व को बताइए। लॉरेंज वक्र क्या है, आ सकता है एग्जाम में, आर्थिक विश्लेषण में इसका क्या महत्व है, इसको लिखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की विभिन्न मापों की व्याख्या कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन कौन माप होते हैं, जैसे माध्यक, बहुलक। ठीक है, इन सभी को आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अर्थमेटिक मीन होता है, इन सभी को लिखना होगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से आप लोग। यहाँ पर माध्यक, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ज्ञान सागर ऐप में मिल जाएगा। 60 रुपये लगेगा और 4 साल के लिए आपका ऐप फ्री हो जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, जैसे PYQ हो गया, जितने भी आपका पेपर होगा सारा पेपर वहाँ पर पहले से अवेलेबल है। 60 रुपये में कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।